वैसे है ना, ग्रुप के ऊपर सरफेस केमिस्ट्री की वैसे लैपटॉप पे पढ़ाया था, व्हाइट बोर्ड पे। ठीक है, उसकी रिकॉर्डिंग भी पड़ी है, आप देख लेना। है ना, ये इसमें MB ज़्यादा लगेगी डाउनलोड करोगे तो ऑलरेडी दूसरे बैचों को पढ़ाया हुआ है, तो आप वहां से देख लेना। सरफेस केमिस्ट्री के लेक्चर है, शुरू शुरू के पढ़े हैं वहाँ पे। ठीक है, तो वहां से भी आप देख सकते हो। चलो, तो देखो लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था। छोटी छोटी जो टेक्निकल टर्म्स थी, क्या होती है एड्जॉर्प्शन, क्या होता है एब्जॉर्प्शन, क्या होता है सोरप्शन, क्या होता है। ठीक है, इन चीजों के बारे में हमने डिस्कशन किया था। हमने एड्जॉर्प्शन की मैकेनिज्म भी डिस्कस की थी। ठीक है, फिजिकल और केमिकल एड्जॉर्प्शन की। और फिर हमने एड्जॉर्प्शन के जो एग्जांपल्स होते हैं डेली लाइफ में, वो देखे थे। ठीक है, और हमने एड्जॉर्प्शन को दो टाइप में क्लासिफाई किया था, एक फिजिकल और एक केमिकल। आज हम डिस्कस करेंगे एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स के बारे में। इसके बारे में, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स। एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स। ठीक है, तो ये जो एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स अभी हम पढ़ने वाले हैं, वो मैं किसके लिए पढ़ रहा हूँ, जब एक गैस का किसी सॉलिड की सरफेस पे क्या हो रहा हो, एड्जॉर्प्शन हो रहा हो। ठीक है, हाँ जी, ये किसके लिए एप्लीकेबल है, फॉर फॉर एड्जॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड सरफेस। ठीक है, हाँ जी। तो देखो, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स का मतलब है कि टेम्परेचर हमें क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। ठीक है, तो एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स क्या है, बस एक ग्राफ है। क्या है, एक ग्राफ है ना। हाँ जी, तो एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स के बारे में सबसे पहले बताया था फ्रेंडलिच नाम के साइंटिस्ट ने। ठीक है, तो नाम पड़ गया फ्रेंडलिच आइसोथर्म्स। ठीक है, यहाँ पे हम दो टाइप के आइसोथर्म देखेंगे। एक तो जो एनसीईआरटी में है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो है फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स। और दूसरा एक लेंगम्यूर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म भी है, वो एनसीईआरटी में नहीं है। उसके बारे में आपको लिटिल बिटिल थोड़ा बहुत जानना है। ठीक है, ज्यादा जानने की कोई जरूरत है नहीं उसमें। तो अब एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स को समझने से पहले मैं कुछ चीजें आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन की। ठीक है, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन। ठीक है, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन को हम डिनोट करते हैं x/m से। किससे डिनोट करते हैं, x/m से। तो यहाँ x क्या है और m क्या है। देखो, एक्सटेंट का मतलब होता है, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन का मतलब होता है कितना कितना एड्जॉर्प्शन हुआ है, मतलब कितनी हद तक एड्जॉर्प्शन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है, उसको हम डिफाइन करते हैं द अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब्ड एड्जॉर्ब्ड by the unit mass of solid, by the unit mass of solid। मतलब आपका जो सॉलिड है, जिसके ऊपर गैस का एड्जॉर्प्शन हो रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एड्जॉर्बेंट। मैंने एड्जॉर्बेंट का यूनिट मास ले लिया, जैसे चारकोल है, चारकोल का मैंने यूनिट मास ले लिया, 1 ग्राम चारकोल ले लिया। तो 1 ग्राम चारकोल के ऊपर कितनी गैस एड्जॉर्ब हो सकती है, वो उस गैस की क्या होगी, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन होगी। क्या होगी, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन होगी। ठीक है, तो इस चीज को हम देखो, मान लेते हैं आपका जो एड्जॉर्बेंट है उसका मास है m। ठीक है, जो एड्जॉर्बेंट होता है उसका मास क्या है, m। और गैस की जो अमाउंट एड्जॉर्ब हो रही है वो कितनी है, x। तो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या हो गया, x/m। यदि मैं इस m को 1 ले लूं, यदि m को मैं 1 ले लूं, यूनिटी ले लूं, ठीक है, तो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या हो जाएगी, x के बराबर हो जाएगी, जितनी गैस की अमाउंट है वो एड्जॉर्ब हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैंने m ग्राम ले लिया है एड्जॉर्बेंट, m ग्राम मैंने सॉलिड ले लिया, जिसके ऊपर x ग्राम जो गैस है वो क्या हो रही है, एड्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये कंसीडर किया है कि लेट m ग्राम ऑफ let m gram of solid adsorb x ग्राम ऑफ गैस, x ग्राम ऑफ गैस मीन्स आपका जो एड्जॉर्बेंट है उसका मास कितना है, m ग्राम है। ठीक है, उसके ऊपर जो गैस एड्जॉर्ब हो रही है उसका मास कितना है, x ग्राम है। ठीक है, तो ये जो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है वो कितनी हो जाएगी, x/m हो जाएगी। एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन कितनी हो जाएगी, x/m हो जाएगी। ठीक है,
हाँ जी, ठीक है। जो x है वो क्या है, मास ऑफ केस मतलब एडजॉर्बेट क्या है, एडजॉर्बेट का मास, और m क्या है, मास ऑफ सॉलिड मतलब एडजॉर्बेट, ठीक है। तो जो आइसोथर्म्स होते हैं उसमें क्या होता है कि जो एड्जॉर्प्शन का और प्रेशर, एड्जॉर्प्शन का जो प्रेशर के साथ वेरिएशन है ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, उसको हम स्टडी करते हैं। मतलब टेम्परेचर तो रखते हैं कांस्टेंट, आप क्या करो, प्रेशर है, जैसे मान लो ये सॉलिड की सरफेस है, इस पे आप हाइड्रोजन गैस का एड्जॉर्प्शन करा रहे हो, तो प्रेशर को चेंज करो, ठीक है। पहले बिल्कुल लो प्रेशर रखा, बिल्कुल थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाया, फिर थोड़ा और बढ़ाया, तो एड्जॉर्प्शन है वो प्रेशर के साथ किस तरह से वेरी हो रहा है, और आप टेम्परेचर को क्या रखोगे यहाँ पे, कांस्टेंट रखोगे, ठीक है। तो ऐसा काम किया था फ्रेंडलिश ने, किसने किया था, फ्रेंडलिश ने, ठीक है। तो उसने अपना एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स के बारे में बताया था। तो जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, हमारा जो टॉपिक है वो क्या है यहाँ पे, फ्रेंडलिच, फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन, एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म, फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एड्जॉर्प्शन से जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पार्ट से आ सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, ध्यान दे, बहुत ही आसान है। देखो फ्रेंडलिच ने क्या बताया था, एक इक्वेशन दी थी, ठीक है। पहले उसने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट्स किए थे, और जो डाटा आए थे उनके बेसिस पे उसने क्या बनाया था, एक इक्वेशन बनाया था, ठीक है। और इस इक्वेशन, अब हम एक्सपेरिमेंट तो कर नहीं सकते फिलहाल इस टाइम पे, तो ठीक है। तो हमें अब जो उसने जो इक्वेशन दिया था उसी के हिसाब से हमें समझना पड़ेगा। तो उसने क्या इक्वेशन दिया था, फ्रेंडलिस्ट ने ये बताया था कि जो एक्स बाई एम है, एक्स बाई एम हमारे लिए क्या है, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, क्या है, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन। एक्स क्या है यहाँ पे, अमाउंट ऑफ एड्जॉर्बेंट, है ना, और एक्स क्या है यहाँ पे, अमाउंट ऑफ एड्जॉर्बेंट, ठीक है। तो एक्स बाई एम है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पी की पावर 1/n के। फ्रेंडलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स के अकॉर्डिंग जो एक्स बाई एम है ना, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पी की पावर 1/n के, ठीक है। तो हाँ जी, यदि आप प्रोपोर्शनलिटी को हटा दोगे तो ये कांस्टेंट ला सकते हैं हम के पी की पावर, ओके, जसकृत 1/n, ठीक है, के इंटू पी की पावर 1/n हो गया। तो यहाँ पे जो के और एन है ये कांस्टेंट होते हैं जो गैस के नेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो के एंड एन क्या है, कांस्टेंट्स है जो डिपेंड करते हैं कि गैस की नेचर क्या है। मतलब हर गैस के लिए के और एन की वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है। पी क्या है यहाँ पे, पी बटा प्रेशर है, पी क्या है यहाँ पे, प्रेशर है। एक्स बाई एम है यहाँ पे, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है, ठीक है। हाँ जी, अब देखो, अब जो ग्राफ आया था, ठीक है, फ्रेंडलीज का जो ग्राफ था वो कैसे आया था, देखो जो ग्राफ है उसका पहले मैं बनाता हूँ, फिर आप उसको एक्सप्लेन करते हैं हम वो ग्राफ को कैसे समझ सकते हैं। देखो ग्राफ उसका ऐसे था, इधर था एक्स बाई एम, है ना, एड्जॉर्प्शन का जो एक्सटेंट था वो इस साइड में था एक्स बाई एम, ठीक है। हाँ जी, और इस साइड में था प्रेशर, ठीक है। तो जो ग्राफ है वो इस तरह से आया था, इस टाइप से आया था, ठीक है, आप देख सकते हो। तो देखो इस ग्राफ को हमें कैसे समझना है, मतलब इस इक्वेशन से हम किस तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे तीन रीजन कंसिडर करता हूँ, है ना। इस ग्राफ में मैं तीन रीजन कंसिडर करूंगा। पी प्रेशर था, पी प्रेशर था, पी प्रेशर है, एक्स बाई एम ओ एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है, पी प्रेशर है, एक्स बाई एम ओ एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है यहाँ पे, ठीक है। तो इस ग्राफ को मैं तीन रीजन में कंसिडर करूंगा। देखो शुरू शुरू में देखो प्रेशर बहुत कम है ना, इधर देखो प्रेशर की वैल्यू बहुत कम है ना, आप प्रेशर की वैल्यू देखो तो इधर बढ़ रही है प्रेशर इस तरह से, है ना। जैसे जैसे मैं एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा हूँ तो प्रेशर बढ़ रहा है बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक तो होगा लो प्रेशर रीजियन, ठीक है। तो देखो ये ग्राफ है, आप देख सकते हो ये स्ट्रेट लाइन से है बिल्कुल अभी तक, है ना। तो यहाँ तक ये स्ट्रेट लाइन से आ रहा है, फिर ये कर्वर्ड हो रहा है बिल्कुल, ठीक है। तो जहां तक स्ट्रेट लाइन से बन रहा है वो लो प्रेशर रीजियन होगा, ठीक है। तो ये वाला जो रीजियन है ये लो प्रेशर रीजियन है, लो प्रेशर रीजन होगा, ठीक है। फिर जो कर्व्ड बन रहा है आप देख सकते हो यहाँ तक कर्व की तरफ आ रहा है बिल्कुल, फिर क्या हो गया, सेचुरेट हो गया बिल्कुल, वापस कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो ये आपका है मॉडरेट रीजन, मॉडरेट प्रेशर वाला रीजन, है ना। मॉडरेट प्रेशर है यहाँ पे, है ना, प्रेशर ना कम है ना यहाँ पे ज्यादा है। और ये जो रीजन है जहाँ पे क्या आ रहा है, सेचुरेशन आ रहा है बिल्कुल इस तरह से, ये क्या है, हाई प्रेशर रीजन है, हाई
प्रेशर रीजियन है यहाँ पे, ठीक है। हाँ जी, ये क्या है, हाई प्रेशर रीजियन है, ठीक है। हाँ, अब देखो, अब जो इक्वेशन है उससे हम कैसे समझे, देखो इक्वेशन क्या था हमारे पास। अब एक चीज और यहाँ पे कंसिडर करनी है, जो जो फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स होता है वो फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए वैलिड होता है ना। यहाँ पे एडजॉर्प्शन क्या होता है, फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में जो एडजॉर्प्शन होता है वो मल्टी लेयर कंसिडर किया जाता है, मल्टी लेयर होता है एडजॉर्प्शन। कैसा होता है, मल्टी लेयर होता है, ठीक है। तो हम देखो, जो हमारे पास इक्वेशन क्या आया था, एक्स बाई एम इज इक्वल टू क्या था, के इंटू पी की पावर 1/n था, ओके। हाँ जी, तो अब इस चीज को हम कैसे समझ सकते हैं, देखो तो यहाँ पे केस बनेंगे अलग अलग। फर्स्ट केस है ना, एट लो प्रेशर रीजियन, एट लो प्रेशर। अब लो प्रेशर पे आप ध्यान से देखो कि स्ट्रेट लाइन आ रहा है, बिल्कुल क्या आ रहा है, स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल। स्ट्रेट लाइन आने का मतलब आप समझ सकते हो कि एक्स बाई एम है और जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। यदि स्ट्रेट लाइन आ रहा है, ये वाई है ये एक्स है, मान लो ये वाई है ये एक्स है, यदि वाई और एक्स के बीच में स्ट्रेट लाइन आ रहा है, इसका मतलब वाई और एक्स दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो लो प्रेशर पे क्या होगा, जो 1/n की वैल्यू होगी, ठीक है, वो कितनी होगी, 1 हो जाएगी। 1/n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, है ना। मतलब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बेसिकली 1 हो जाएगी। एन कितना आएगा, वहां 1 रहेगा, बिल्कुल ठीक है। यदि एन की वैल्यू में 1 पुट कर दूं तो आप ध्यान से देखो, जो एक्स बाई एम है वो क्या हो जाएगा, के इंटू पी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, के इंटू पी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर के, ठीक है। एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यदि लो प्रेशर रीजन होगा, ठीक है, तो वहां पे आप जो बहुत ही कम प्रेशर रीजन है, तो आप थोड़ा थोड़ा भी प्रेशर बढ़ाओगे तो एड्जॉर्प्शन की क्वांटिटी है वो बढ़ती रहेगी, है ना। अब जैसे फिजिकल एड्जॉर्प्शन है, कब होता है, जब वांडरवाल फोर्स के कारण होता है फिजिकल एड्जॉर्प्शन, ठीक है। तो यदि गैस के मॉलिक्यूल्स में प्रेशर ज्यादा रहेगा कुल मिला के, तो वो ज्यादा पास आएंगे, ज्यादा क्लोज आएंगे। यदि ज्यादा क्लोज आएंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी तो रहेगी कम, और अट्रैक्शन फोर्सेज रहेंगे ज्यादा, एड्जॉर्प्शन की वैल्यू भी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी कुल मिला के, ठीक है। हाँ, तो केस फर्स्ट ये बन गया कि यदि लो प्रेशर रीजन है तो एन की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। अब जो सेकंड वाला जो केस 2 हो गया मॉडरेट प्रेशर के अंदर, उसकी मैं बात करूं, केस 2 की मैं बात करूं, एट मॉडरेट प्रेशर, एट मॉडरेट प्रेशर, प्रेशर ना कम है ना ज्यादा है, ठीक है। तो वहां पे आपका जो 1/n है वो 0 और 1 के बीच में रहता है, कितना रहता है, 0 और 1 के बीच में उसकी वैल्यू रहती है, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, और मॉडरेट रेंज में ये इक्वेशन फॉलो होती है, एक्स बाई एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू पी की पावर 1/n, ठीक है। तो यहाँ n की वैल्यू कोई फिक्स नहीं है, 0 और 1 के बीच में रहेगी, ठीक है। और मॉडरेट रीजन में जो ग्राफ है वो इस तरह से रहेगा, कर्व्ड रहेगा, ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से कर्व्ड ग्राफ रहेगा, बिल्कुल ठीक, कर्व्ड ग्राफ। और हाई प्रेशर रीजन की हम बात करें, है ना, केस थर्ड है हमारा, एट हाई प्रेशर रीजन। हाई प्रेशर रीजन, हाई प्रेशर रीजन में आप देख सकते हो कि कांस्टेंट हो गया एड्जॉर्प्शन, एड्जॉर्प्शन क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट जा रहा है, बिल्कुल, है ना। हाँ, बिल्कुल कांस्टेंट हो गया। तो कांस्टेंट हो गया मतलब बेसिकली यहाँ से आप कह ही सकते हो कि यदि आप प्रेशर बढ़ा रहे हो फिर भी एड्जॉर्प्शन क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब प्रेशर कितना भी कर दो, जो चाहे मर्जी कर दो, एड्जॉर्प्शन की जो वैल्यू है वो तो बढ़ेगी नहीं ना, एक्स बाई एम तो कांस्टेंट रहेगा कुल मिला के, ठीक है। तो एक्स बाई एम कांस्टेंट रहेगा, तो जो 1/n की वैल्यू होती है, हाँ जी, वो कितनी होती है, 0 होती है ना। 1/n को कितना मानते हैं, 0 मानते हैं, तो n एक तरह से इन्फिनिटी हो जाएगा, n कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है, तभी पॉसिबल है। तो एक्स बाई एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू पी की पावर 1/n, 1/n की वैल्यू की 0, ठीक है। 1/n कितना हो गया, 0 हो गया। तो किसी की पावर जब 0 रहती है तो उसका मतलब क्या होता है, 1, है ना। तो पी की पावर 0 का मतलब 1 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स बाई एम कितना हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। एक्स बाई एम का कांस्टेंट होने का मतलब क्या है, हाई प्रेशर रीजन में आप कितना भी प्रेशर बढ़ा दो, आप कितना भी प्रेशर बढ़ा दो, आप कितना भी प्रेशर बढ़ा दो, एड्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये आप प्रैक्टिकली समझ सकते हो। देखो मैं आपको बताऊं, जैसे ये है सॉलिड की सरफेस है ना, ये सॉलिड की क्या है, सरफेस है। अब इसके ऊपर आपने किसी गैस का एड्जॉर्प्शन किया इस सरफेस के ऊपर, ओके, हाइड्रोजन गैस इधर आ रही है, बिल्कुल, है ना, और पार्टिकल बिल्कुल ऐसे एड्जॉर्ब हो रहे हैं। आप प्रेशर बढ़ा रहे हो, बढ़ा रहे हो, बढ़ा रहे हो, ठीक है।
ऐसे करते करते आपने प्रेशर इतना इंक्रीज कर दिया, और ज्यादा इंक्रीज कर रहे हो, मतलब एक हद होती है किसी चीज की, ठीक है। कोई सॉलिड है, किसी गैस को एक लिमिट तक ही तो एब्जॉर्ब करेगा, ऐसा तो है नहीं पूरा का पूरा ही है ना पूरी गैस अंदर चली जाएगी, ऐसे नहीं है ना। तो एक हद होती है, उतनी मतलब एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। तो उसके बाद तो श्योर है कि ज्यादा प्रेशर रखोगे तो एक लिमिट तक ही तो एब्जॉर्प्शन होगा। जैसे आप वाटर के अंदर शुगर को मिक्स करते हो, ठीक है, तो एक ग्लास पानी में कुछ अमाउंट ही वाटर जो शुगर होती है वो सोल्यूबल होती है ना। मतलब आप टेम्परेचर बढ़ा दो या कितना भी खर्च कर दो, ऐसा तो है नहीं। जैसे एक गिलास पानी में यदि 50 ग्राम शुगर डिजोल होगी तो 50 ही डिजोल होगी, आप 2-3 किलो चीनी नहीं घोल सकते, सीधी बात है, ठीक है। हाँ जी। फिर एक तरह से क्या आ रहा है, मतलब एब्जॉर्प्शन है वो प्रेशर के ऊपर डिपेंड कर ही नहीं रहा, ठीक है, हाई प्रेशर के ऊपर। हाँ, ठीक है। तो ये थी आपका फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। हाँ, तो इसको मैंने आपको केसेस की फॉर्म में पढ़ा दिया है बिल्कुल, यहाँ पे देयर आर 3 केसेस, ठीक है। हाँ जी। अच्छा, ये वाला समझ में नहीं आया? मतलब जो ये ग्राफ आ रहा है ना, ऐसे ग्राफ आ रहा है ऐसे, ठीक है, ये जो कर्व वाला ग्राफ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एन की वैल्यू फिक्स नहीं है, एक्स बाई एम इक्वल टू क्या है, के इंटू पी की पावर 1/n। अब एन की वैल्यू यहाँ देखो, 1/n की वैल्यू यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, ये फिक्स, मतलब 1/n की वैल्यू रहेगी 0 से 1 के बीच में, है ना, 0 से 1 के बीच में, जैसे 0.5 रह गई, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है ये एक्स बाई एम इक्वल टू पी की पावर 0.5 की तरफ फॉलो करेगा, ठीक है, मतलब अंडर रूट पी की तरफ फॉलो करेगा। हाँ, तो पैराबोला टाइप का आ गया ना कुल मिला, जैसे 0.5 आ गया, तो ये इस टाइप का नेचर फॉलो करेगा यहाँ पे। जहाँ फिक्स नहीं है तो इस तरह से फॉलो करेगा, ठीक है। हाँ जी। तो यहाँ फिक्स नहीं है वैल्यू इसके बीच में, है ना, है 0 0 और 1 के बीच में। चलो, ये था आपका फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। इसके कुछ ड्रॉबैक्स है, वो क्या है कि हाई प्रेशर रीजन में ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता एडजॉर्प्शन को, ठीक है। इसने बताया नहीं था कि क्या होगा, सेचुरेशन आएगा, ठीक है, उसने कुछ ज्यादा डिटेल में हमें बताया नहीं था, ठीक है। सो इट डजंट एक्सप्लेन एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इन हाई प्रेशर रीजन, ठीक है। ये इसकी क्या है, ड्रॉबैक है। इसके अलावा आपकी जो फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की जो इक्वेशन है, उसके ऊपर और तरह से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। वो कैसे बन सकते हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ। एक तो सबसे पहले आपको बताऊं, फर्स्ट चीज तो ये, जैसे मान लो एक क्वेश्चन तो ऐसा बन सकता है इसमें, जैसे मैंने आपको ग्राफ दे दिया, इधर मैंने एक्स बाई एम लिख दिया, ठीक है, ये प्रेशर है, ओके। तो मैं अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर, पहले T1 टेम्परेचर पे एब्जॉर्प्शन बता रहा हूँ, है ना, टेम्परेचर फिक्स रखा हूँ, T1 रख दिया, है ना, प्रेशर को धीरे धीरे बढ़ाया, फिर T2 टेम्परेचर रखा मैंने, प्रेशर को धीरे धीरे बढ़ाया। T1 टेम्परेचर पे ये ग्राफ आया आपके पास, ये आपको गिवन है, ये T1 टेम्परेचर पे ग्राफ है, ठीक है, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन का। फिर ये ग्राफ है ये T2 टेम्परेचर पे, इस तरह से। एक और ग्राफ है ये T3 टेम्परेचर के ऊपर है, ठीक है। पूरे ग्राफ में टेम्परेचर फिक्स है T3, बिल्कुल, ठीक है। हाँ जी। तो प्रेशर तो बढ़ ही रहा है, टेम्परेचर यहाँ T1 फिक्स है, यहाँ T2 फिक्स है, यहाँ T3 फिक्स है। आपसे पूछे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन T2 T3 T2 T1 एंड T3, इनसे बड़ा कौन सा होगा और छोटा कौन सा होगा, विच वन इज द मैक्सिमम, T1 बड़ा होगा टेम्परेचर या T2 बड़ा होगा, इस चीज को कैसे निकालोगे बताओ। हाँ जी। फिर आपको एक्स बाई एम और प्रेशर के बीच में ग्राफ इस तरह से गिवन है, T1 T2 T3। आपसे पूछे विच वन इज द मैक्सिमम टेम्परेचर, तो इस बात का पता कैसे चलेगा, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से पता कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था। जो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन होती है वो टेम्परेचर यदि बढ़ेगा तो एब्जॉर्प्शन होगा कम, ठीक है। फिर जो फ्रेंडली एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स है वो फिजिकल एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड है, मल्टीलेयर है, ठीक है। तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन है वो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, कम होता है, ये बात आप जानते हो कि यदि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एक्स बाई एम की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होती है, क्या होती है, डिक्रीज होती है, बिल्कुल, ये हम जानते हैं, बिल्कुल, ओके। बस, तो आप देख लो, एक लाइन ड्रॉ कर दो, इसे इस तरह से कर दिया लाइन ड्रॉ, बस लाइन ड्रॉ कर दो। तो यहाँ प्रेशर समय फिक्स कर दिया मैंने, देखो एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करके प्रेशर मैंने फिक्स कर दिया, उसके हिसाब से आप एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन देख लो। देखो यहाँ पे ये वाली वैल्यू आई है T1 पे, T2 पे ये वाली वैल्यू आई है, T3 पे ये वाली वैल्यू आई है ना, T1 पे ये वाली वैल्यू है, T2 पे ये वाली वैल्यू है ना, ये 1 नंबर है, यस, ये 2 नंबर है, ये कौन सी है, 3 नंबर है, ओके। आप देखो ध्यान से, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, सबसे ज्यादा जो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो किस में, 3 में, फिर कौन सा है, 2 में, फिर कौन सा है, 1 में। हाँ, तो बिल्कुल, अब टेम्परेचर कौन सा बड़ा होगा, देखो T3 पे तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है, तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है तो टेम्परेचर की वैल्यू क्या रहेगी, कम रहेगी ना। यदि एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज्यादा है तो टेम्परेचर कम होगा, ठीक है। और यहाँ पे कम है एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन,
है ना। तो सबसे बड़ा टेम्परेचर कौन होगा, T1, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, T3 सबसे आएगा छोटा, फिर आएगा T2, फिर आएगा आपका T1। क्या बात आपको समझ में आती है? चैतन्य मित्तल, तूने आंसर गलत बताया था। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक है, तो इस तरह का एक क्वेश्चन बन सकता है। और भी देखो, और भी यहाँ पे देखो वेरिएशन बन सकते हैं, है ना। हाँ जी, देखो हमारी जो फ्रेंडलीच एडजॉर्प्शन की जो इक्वेशन थी वो क्या थी, एक्स बाई एम इक्वल टू के इंटू पी की पावर 1/n, है ना। एक्स बाई एम इक्वल टू के इंटू पी की पावर 1/n। इस इक्वेशन के का मैंने लॉग ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, लॉग। तो मैंने लॉग ले लिया, ठीक है, दोनों तरफ। तो लॉग एक्स बाई एम, है ना, लॉग एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, लॉग के इंटू पी की पावर 1/n। लिख लिया मैंने। चलो, हाँ लॉग वाली तो वैल्यू आपको सोल्व करनी आती होगी। देखो के और पी की पावर 1/n क्या है, मल्टीप्लाई में है ना। लॉग के अंदर जब भी कोई दो नंबर मल्टीप्लाई में होती है, जो भी है वो किस में आती है, एडिशन में आ जाती है। मल्टीप्लाई वाले एडिशन में, है ना, और मल्टीप्लाई वाले एडिशन में, और माइनस वाले डिवाइड में, है ना। ये सब आप जानते ही हो। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लॉग के प्लस लॉग पी की पावर 1/n हो गया। तो ये हो गया लॉग एक्स बाई एम। चलो, हाँ पावर है वो बाहर आ जाती है बेशक, ठीक है। तो पी की पावर 1/n है, वो बाहर आ जाएगी लॉग में। तो ये कैसे बन गया, लॉग एक्स बाई एम इक्वल टू लॉग के प्लस 1/, आ जाएगा बाहर, 1/n आ जाएगा बाहर, क्या बचेगा, लॉग पी। ठीक है, अगेन यहाँ मैं एक ग्राफ प्लॉट कर सकता हूँ। देखो यदि मैं log एक्स बाई एम को वाई एक्सिस पे प्लॉट कर दूं, ये इसको मैं वाई कंसिडर कर लूं, और log p को मैं क्या कंसिडर कर लूं, एक्स एक्सिस पे कंसिडर कर लूं, एक्स कंसिडर कर लूं, ठीक है। तो यहाँ पे जो 1/n है वो हमारी क्या हो जाएगी, स्लोप हो जाएगी, क्या हो जाएगी, स्लोप हो जाएगी, ठीक है। हाँ जी, और log क्या हो जाएगा आपका, इंटरसेप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स टाइप का ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल इस तरह से, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे मैंने log एक्स बाई एम को लिया है वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे मैंने लिया है किसको, log p को। यस, तो स्ट्रेट लाइन आएगी, देखो, है ना। स्लोप होगी पॉजिटिव, यहाँ पे क्या होगा, इंटरसेप्ट होगा, है ना। इंटरसेप्ट क्या है, log के होता है। जब भी स्ट्रेट लाइन में इंटरसेप्ट होता है तो वो ओरिजिन से नहीं पास करती। हाँ जी, तो नेटवर्क प्रॉब्लम आ जाती है समटाइम। वीडियो आ रहा है, वॉइस इज कमिंग। चलो ठीक है, देखो, हाँ जी, ये तो हमने थ्योरेटिकल ग्राफ बनाया, आप देख सकते हो इक्वेशन से, ठीक है। बट ये जो ग्राफ है वो एक्सपेरिमेंटली हमें ऐसा लगता है, बिल्कुल यदि हम डाटा से इसी को ग्राफ बनाए ना, ये तो आप है ना मैथ्स यूज किया आपने, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी यूज की, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से दिखता है, यही ग्राफ log एक्स बाई एम
और log p का। ये ग्राफ है वो इस तरह से दिखता है, ठीक है। इस तरह से आगे है ना, आगे कर्व आ जाता है और फिर ऐसे सिचुएशन आ जाता है ना। तो ये स्ट्रेट लाइन ज्यादा लंबी नहीं रहती, जैसे प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है तो फिर ऐसे कर्वड बनता है और फिर कांस्टेंट हो जाता है ना। तो हाई प्रेशर पे ये जो एडजॉर्प्शन है वो इनवैलिड हो जाता है, ठीक है। हाँ जी, हाई प्रेशर के ऊपर ये एडजॉर्प्शन क्या हो जाता है, इनवैलिड हो जाता है। तो मैंने अभी भी बताया था आपको, log x बाई एम और log p में जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन आएगी बिल्कुल, देयर इज नो डाउट। बट यदि आप प्रेशर बढ़ाते जाओगे, log p यदि बढ़ता जाएगा है ना, बहुत ज्यादा बढ़ता जाएगा, तो ये है ना ऐसे कर्वड होता जाएगा आगे, ठीक है। कर्वड हो के फिर इस तरह से कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि प्रेशर लो प्रेशर है तब तक तो ये ठीक है आपका, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट यदि मॉडरेट और हाई प्रेशर है तो वहां पे कर्वड ग्राफ होगा और फिर इस तरह से कांस्टेंट होने लगेगा, ठीक है। तो ये है एक तरह से ड्रॉबैक ऑफ फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है। फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, ये फॉर्मूला हाई प्रेशर पे वैलिड नहीं होता, वैलिड नहीं होता। दैट इज द लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट एडजॉर्प्शन आइसोथर्म वो फ्रेंडलिच ही है, आपके सिलेबस में मोस्टली यही है। बट लैंगम्यूर है वो कई बार कई मटेरियल्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। हाँ जी, उसकी बातें मिल जाएगी, तो उसको भी मैं आपको पढ़ा देता हूँ, उसमें भी कोई ज्यादा माथापच्ची नहीं है, सिर्फ आपको एक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म डिस्कस करते हैं, उसमें आपको ज्यादा, क्योंकि एनसीईआरटी में वो है नहीं, और सरफेस केमिस्ट्री पूरी एनसीईआरटी मोर देन सरफेस केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। कुछ एक दो चीजें ही बाहर से पढ़नी पड़ती है। हाँ जी, तो लेटेस्ट डिस्कस सेकंड एडजॉर्प्शन आइसोथर्म ना। लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो देखो, लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है वो एक केमिकल एडजॉर्प्शन के लिए होता है, तो ये एक तरह से जो काइनेटिक थ्योरी थी हमने गैसेज की, ठीक है, उसके ऊपर बेस्ड है लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन केटीजी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये बेस्ड होता है, ठीक है। और ये मोनोलेयर होता है, दिस इज मोनोलेयर की कुछ खास बात है इसकी। और यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ जाता है किसके बीच में, गैस के जो पार्टिकल जो एडजॉर्ब हो रहे हैं है ना, कुछ जितने पार्टिकल एडजॉर्ब हो जाएंगे उतने वापस क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो ये सॉलिड की सरफेस है, हाँ जी, तो यहाँ इक्विलिब्रियम यदि आ गया, इक्विलिब्रियम के बाद क्या होगा, यदि कोई और पार्टिकल आना चाहेगा बिल्कुल, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, तो वापस मेंटेन करने के लिए उतने पार्टिकल क्या हो जाएंगे, वापस रिमूव हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, देयर इज इक्विलिब्रियम बिटवीन किसके बीच में, एडजॉर्ब्ड मॉलिक्यूल एंड डिसॉर्ब्ड मॉलिक्यूल, है ना, जो जिनका डिसॉर्प्शन हो रहा है, जो वापस हट रहे हैं, उनके बीच में क्या होता है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन है फ्रेंडली से थोड़ी अलग है ना, यहाँ पे भी ऐसे कॉन्स्टेंट्स है ना। तो उसकी जो इक्वेशन है वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो एक्स बाई एम है, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, वो इक्वल टू होता है एपी अपॉन 1 + बीपी, ठीक है। एक्स बाई एम है लैंगम्यूर में, वो एपी प्लस 1 + बीपी के बराबर होता है। ए और बी यहाँ पे अगेन कॉन्स्टेंट्स है, ठीक है, जो गैस के नेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। लैंगम्यूर में क्या होगा, एक्स बाई एम इक्वल टू एपी 1 + बीपी, ए और बी यहाँ पे कांस्टेंट है, पी यहाँ पे प्रेशर है। तो इसको भी हम देखो लो प्रेशर रीजन हाई प्रेशर रीजन में समझ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करूं मैं लो प्रेशर रीजन की। लो प्रेशर रीजन, तो लो प्रेशर रीजन में हमें लैंगम्यूर आइसोथर्म्स के ग्राफ को समझना है, तो वहां पे क्या होगा, 1 + बीपी है ना, इसकी वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली बीपी के बराबर होगी, ठीक है। यहाँ पे ये अजम्पशन है, ठीक है, क्योंकि लो प्रेशर रीजन में आपका जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू, बी की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी होती है, तो 1 + बीपी को है वो अप्रोक्सीमेटली, नहीं लो प्रेशर में नहीं, सॉरी, लो प्रेशर में प्रेशर बहुत कम होगा ना, तो बीपी की वैल्यू कम हो जाएगी, वेरी लो हो जाएगी, ठीक है। तो 1 + बीपी को हम अप्रोक्सीमेटली 1 मान के चलेंगे, कितना मान के चलेंगे, 1। 1 + बीपी को हम अप्रोक्सीमेटली 1 मान के चलते हैं लो प्रेशर रीजन में। तो एक्स बाई एम है वो क्या हो जाएगा, 1 + बीपी हो गया 1, तो हो गया एपी, क्या हो गया, एपी। तो देखो ए है यहाँ पे कांस्टेंट, अगेन देखो लो प्रेशर रीजन में जो एक्स बाई एम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, ठीक है। यहाँ पे अगेन स्ट्रेट लाइन आएगी, तो लो प्रेशर रीजन में क्या होगा,
जो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है वो डायरेक्टली होगा प्रेशर के इक्वल, है ना। लो प्रेशर रीजन में 1 + बीपी को मैं अप्रोक्सीमेटली 1 मान के चलूंगा, प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, बहुत कम होगी। ओके, हाँ जी। अब हम बात करते हैं मॉडरेट प्रेशर रीजन में। तो मॉडरेट में इसी चीज को फॉलो करता है, ठीक है। हाँ, अलग अलग कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट दोनों अलग अलग, लैंग्वेज ने दो अलग अलग कॉन्स्टेंट लिए थे ना, तभी तो एक्सप्लेन हो पाएगा। हाँ, प्रेशर सेम है बट कांस्टेंट अलग अलग होंगे ना, ऊपर एक कांस्टेंट अलग है ना। उसने जो इक्वेशन दिया था वो यही दिया था ना। अब उसकी इक्वेशन के बेसिस पे बताऊंगा ना, तो उसने तो यहाँ पे आप बोलोगे ये ए और बी क्यों लिया, कोई और क्यों नहीं लिया, तो वो तो उसकी जो डाटा के हिसाब से है उसने एक्सप्लेन किया था ना, वो तो उसी हिसाब से हम देखेंगे। तो मॉडरेट में क्या होता है, इसी को फॉलो करता है बिल्कुल, ठीक है। हाँ जी, कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं होता, जैसे फ्रेंडलीज में नहीं था। और हाई प्रेशर पे क्या होता है, यहाँ पे एट हाई प्रेशर, एट हाई प्रेशर, हाई प्रेशर पे क्या होगा, प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होगा तो 1 + बीपी है। प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होने के कारण ये वाली टाइम है 1 से बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम बीपी कंसिडर कर लेंगे, मतलब 1 है वो बीपी के सामने कुछ नहीं होगा, बहुत छोटा होगा, ठीक है। तो हाई प्रेशर रीजन में 1 + बीपी को हम बीपी मान लेंगे, तो जो x/m है वो क्या हो जाएगा, एपी अपॉन 1 + बीपी को मान लिया मैंने बीपी, तो पीसीपी हो गया कैंसिल, तो क्या आ गया a/b, है ना। दो कांस्टेंट का रेशियो है, वो भी क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, ठीक है। तो हाई प्रेशर रीजन में क्या हो जाता है, सेचुरेशन आ जाता है, और सेचुरेशन आने के कारण, सेचुरेशन आने के कारण जो एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है वो प्रेशर के ऊपर यहाँ पे डिपेंड नहीं करती, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन है वो प्रेशर के ऊपर यहाँ पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। तो एक्चुअली एट हाई प्रेशर पे क्या आ जाता है, सेचुरेशन आ जाता है। चलो, तो ये था लैंगमुइर एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म और फ्रेंडलिश एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है किसके ऊपर, फ्रेंडलिश एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स के ऊपर। देखो, वैसे एड्जॉर्प्शन में कोई न्यूमेरिकल नहीं आता, बट एक आधे कुछ चीजें पूछी जा सकती है न्यूमेरिकली, है ना। वो न्यूमेरिकल मोल कॉन्सेप्ट से या एलिमेंट्री कैलकुलेशन से रिलेटेड होते हैं, उनके लिए आपको स्पेशल मेथड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। यदि आपको मोल कंसेप्ट का लिटिल बिटिल नॉलेज है तो उन न्यूमेरिकल्स को आप अच्छे से कर सकते हो। जैसे मैं एक न्यूमेरिकल करवाता हूँ, ठीक है। हाँ जी, हाँ, एक न्यूमेरिकल में करवाता हूँ, ठीक है। न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, देखो मैं पूरा नहीं लिख रहा, आपको सीधा डाटाज दे रहा हूँ, आप किस तरह से सोल्व करना है, कैसे सोचना है। देखो, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम, ठीक है। उस एक्सपेरिमेंट में क्या है, हमने लिया 200 ml ऑफ 0.1 मोलर ऑक्जेलिक एसिड लिया, क्या लिया, ऑक्जेलिक एसिड लिया मैंने, ठीक है। हाँ जी, और अब इसको लिया किसके अंदर है, एक फ्लास्क के अंदर ही ले लिया, ठीक है। जैसे मान लो ये फ्लास्क है, इसके अंदर ले लिया, और इसके अंदर मैंने एक चारकोल का पीस रख दिया यहाँ पे, एक्टिवेटेड चारकोल रख दिया यहाँ पे, चारकोल, चारकोल का जो वेट है वो 10 ग्राम लिया मैंने, 10 ग्राम चारकोल लिया, और ऑक्जेलिक एसिड यहाँ पे ले लिया है, ओके। फिर मैंने इसको सेक किया, बिल्कुल हिलाया, बिल्कुल, है ना, सेक किया सॉल्यूशन को। तो मैंने लिया था 200 ml ऑफ 0.5 मोलर ऑक्जेलिक एसिड, जिसको मैंने 10 ग्राम चारकोल के साथ क्या किया, सेक किया, है ना। फिर सेक करके फिर मैंने उसको किया, फिल्टर कर दिया, ठीक है। और फिल्टर किया, तो जो फिल्टर किया हो तो मेरे को जो चीज मिला था, जो फिल्ट्रेट मिला था, ठीक है, उसमें जो ऑक्जेलिक एसिड की जो कॉन्सेंट्रेशन थी वो 0.4 मोलर ही रहेगी। कितनी रहेगी, 0.4 मोलर। फिल्ट्रेट के अंदर फिल्टर करने के बाद जो कॉन्सेंट्रेशन थी वो 0.4 मोलर ही मिली मेरे को, इसकी ऑक्जेलिक एसिड, तो ऑक्जेलिक एसिड की, हाँ जी। देखो, ऑक्जेलिक एसिड का यदि सॉल्यूशन होगा तो उसमें कुछ ऑक्जेलिक एसिड होगा, उसमें कुछ पानी होगा, जो भी है ना। हाँ, पहले इतना था, तो आपने इतना 200 ml 0.5 मोलर ऑक्जेलिक एसिड लिया, ठीक है, और चारकोल का पीस डाल के इसमें आपने क्या, सेक किया। तो हो सकता है कुछ पार्ट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड है उसके अंदर की चला गया होगा, है ना, इसका क्या हो गया, एड्जॉर्प्शन हो गया होगा, ठीक है। हाँ, और उसके बाद एड्जॉर्प्शन होने के बाद आपने फिल्टर किया तो आपको 0.4 मोलर ऑक्जेलिक एसिड ही मिला, ठीक है। तो आपको क्या डिटरमाइन करना है, अमाउंट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिटरमाइन करना है, मतलब अमाउंट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या होता है, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन निकालनी है आपको, क्या निकालनी है, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन निकालनी है, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन। अमाउंट ऑफ एड्जॉर्प्शन हमारे लिए क्या होती है, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन होती है x/m, उसकी वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, देखो मास कितना है चारकोल का, m क्या होता है,
m इज द मास ऑफ एडजॉर्बेंट। m क्या होता है? मास ऑफ एडजॉर्बेंट, जो 10 ग्राम है बिल्कुल, ठीक है। यदि आप जितना ऑक्जेलिक एसिड एडजॉर्ब हुआ है उसकी अमाउंट निकाल लो, यदि आप x की वैल्यू निकाल लो तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे आएगा? तो वैल्यू निकाल लो, पहले चेक करो, बताओ कितने मोल थे पहले, पहले कितने मोल थे। देखो मोलरिटी है और वॉल्यूम है, तो मिली मोल आ जाएंगे ना। आपको पता है मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है? मोल बाय वॉल्यूम। तो मोल कितने हो जाएंगे? m इंटू वी। तो m इंटू वी 0.5 इंटू 200 कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 100। कितने आएगा? 100 मिलीमोल हो गया, 100 मिलीमोल हो गया, ओके। उसके बाद देखो वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा, वॉल्यूम तो उतना ही है, ठीक है। वॉल्यूम तो क्या होगा? उतना ही रहेगा, क्यों? क्योंकि एडजॉर्ब किया वो पार्टिकल्स को एडजॉर्ब किया होगा, ठीक है। लिक्विड को तो एडजॉर्ब नहीं किया, वॉल्यूम तो उतना ही है। तो ये कितना हो जाएगा? 200 इंटू 0.4, मतलब 80 मिलीमोल। कितने हैं? 80 मिलीमोल। अब 80 मिलीमोल ले तो कितने मिलीमोल है वो एडजॉर्ब हो गए होंगे? एडजॉर्प्शन कितना का हो गया होगा? 100 माइनस 80, ठीक है। तो 100 माइनस 80 मतलब 20 मिलीमोल क्या हो गए? एडजॉर्ब हो गए 20 मिलीमोल। क्या हो गए? 20 मिलीमोल। तो मिलीमोल का मतलब 10 पावर माइनस 3 मोल, ठीक है। तो ये तो आ गए मोल इसके ऑक्जेलिक एसिड के, ठीक है। अब मोल आने के बाद आपको मास निकालना है। यदि आपको मास निकालना है तो मोलर मास से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। तो 20 इंटू 10 पावर माइनस 3, ऑक्जेलिक एसिड का मोलर मास होता है 90। कितना होता है? 90, ठीक है। हाँ जी। तो ये आ जाएगा 1.8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ये 1.8 आ जाएगा, सोल्व करोगे, ठीक है। तो x की वैल्यू तो आ गई 1.8 और m की वैल्यू कितनी है? 10। तो इसको सोल्व कर लो, दैट इज द 0.18 आ जाएगा। एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन कितना आ जाएगा? 0.18 आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको इतना ही करना है कि पहले मोल निकाल लो, उसके बाद वाले मोल निकालो, दोनों का डिफरेंस ले लो, तो आपको पता चल जाएगा कितना एडजॉर्प्शन हुआ, क्या कुछ हुआ, ठीक है। तो ये बेसिक एलिमेंट्री प्रॉब्लम है, हाँ जी। और इस टाइप के क्वेश्चन आपको कहीं मिल ही जाएंगे, कई जगह मिलते हैं, ठीक है। यदि आप नॉन मेडिकल के स्टूडेंट है उनके लिए तो शायद एनएमएसटी में लेवल 2 में क्वेश्चन दिए हुए यदि आप सोल्व करोगे तो, ठीक है। बाकी मेडिकल वालों में इनकी माथापच्ची नहीं करनी है, आपको सिंपल सिंपल चीजें देखनी है, ठीक है। हाँ, इतने कोई कॉम्प्लिकेटेड आपके बनेंगे नहीं इसमें, ठीक है, ओके। चलो, ये तो अब तक मैं जो एडजॉर्प्शन की बात कर रहा था, मतलब जो फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोटोप पढ़ा था, वो कोई गैस है, वो सॉलिड की सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब हो रही थी, तब मैंने इक्वेशन लिखा था। क्या लिखा था मैंने? अभी भी मैं फ्रेंडली एडजॉर्प्शन की बात करूं तो एक्स बाई एम है, वो क्या था? के इंटू पी की पावर एन। पी यहाँ था क्या था? प्रेशर ऑफ गैस था, बिल्कुल, ठीक है। हाँ जी। अब यदि मैं बात करूं एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन की, किसकी बात करूं? एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन, फ्रॉम सॉल्यूशन। तो इसका क्या मतलब है? देखो पहले हर चीज को समझो, ठीक है, उसके बाद ही आपको देखना है। पहले तो क्या हो रहा था? पहले क्या कंडीशन थी? सॉलिड था और सॉलिड की सरफेस के ऊपर गैस एब्जॉर्ब कर रही थी। कौन? गैस। अब की बार क्या है? जैसे आपके पास इंक का सॉल्यूशन है, क्या है? इंक का सॉल्यूशन। लेट अस कंसीडर यू हैव इंक सॉल्यूशन, ओके। और उसके अंदर आपने चारकोल का टुकड़ा रख दिया, पीस रख दिया, दैट इज अ चारकोल। होगा क्या? इंक के जो डाई के पार्टिकल है, जो ब्लैक कलर है, वो क्या हो जाएगा? चारकोल की सरफेस पे क्या होगा? एडजॉर्ब होगा। अब की बार क्या हो रहा है? सॉल्यूशन से एडजॉर्प्शन हो रहा है। यहाँ तो गैस का एडजॉर्प्शन हो रहा था, अब सॉल्यूशन से एडजॉर्प्शन हो रहा है। जब सॉल्यूशन से एडजॉर्प्शन हो रहा है तो बाकी चीजें सारी की सारी क्या होती है? सेम होती है। प्रेशर की जगह क्या यूज करेंगे हम? कॉन्सेंट्रेशन यूज करेंगे। इस सॉल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशन है, इंक की जो सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन है, उसको हम यूज करेंगे, ठीक है। यदि एडजॉर्प्शन सॉल्यूशन से हो रहा है तो हम क्या करेंगे? कॉन्सेंट्रेशन को यूज करेंगे। यदि गैस का एडजॉर्प्शन हो रहा है तो हम प्रेशर यूज करेंगे। जरूरी नहीं चारकोल ही कर सकता है, बहुत सारी चीजें कर सकती है, मैं आपको बताऊंगा अभी, है ना। एडजॉर्प्शन के और एग्जांपल देखेंगे ना। हाँ जी, एनसीईआरटी से जो एक है ना एडजॉर्प्शन का एप्लीकेशन है, उसमें बताऊंगा कि चारकोल ही नहीं और भी चीजें हैं, है ना। बहुत है, सिलिका जेल हो गई, देयर आर वेरियस, कोई एक नहीं है, ठीक है। तो एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन की हम बात करें तो इक्वेशन क्या आ जाएगी? एक्स बाई एम इक्वल टू के इंटू पी की जगह आ जाएगा सी 1/n, है ना। एक्स बाई एम इक्वल टू हो जाएगा के इंटू सी की पावर 1/n आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एक्स बाई एम इक्वल टू के इंटू सी की पावर 1/n, ठीक है। एक्स है यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूट, एक्स यहाँ पे क्या है? मास ऑफ सोल्यूट दैट जो क्या हुआ? एडजॉर्ब हुआ, ठीक है। या एडजॉर्बेट का मास ले लो आप, एडजॉर्बेट मास। एम है मास ऑफ एडजॉर्बेंट, मास ऑफ एडजॉर्बेंट, और सी है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो फ्रेंडली
आइसोथर्म्स को यदि आप सॉल्यूशन के लिए देखो तो एक्स बाई एम इक्वल टू आ जाएगा के इंटू सी की पावर 1/m। ठीक है, चलो कोई डाउट है इसमें? एनी डाउट? अरे इसमें कंसंट्रेशन लेंगे, इसमें प्रेशर थोड़ी लेंगे। सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन तो होगी। अब की बार एडजॉर्प्शन सॉल्यूशन से हो रहा है, तूने इंक की बोतल है उसके अंदर चारकोल का पीस डाल दे, तो जो एडजॉर्प्शन होगा वो चारकोल के जो मतलब इंक के सॉल्यूशन से होगा ना। इंक के अंदर जो डाई के पार्टिकल है वो सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब होंगे, तो यहाँ कॉन्सेंट्रेशन लूंगा, यदि सॉल्यूशन है तो कॉन्सेंट्रेशन लूंगा, यदि गैस है तो प्रेशर लूंगा। ओके, तो ये अपना सरफेस केमिस्ट्री का एक पार्ट फिनिश हो चुका है। जो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, इसके 3 पार्ट में पढ़ेंगे इसको। फर्स्ट पार्ट था एड्जॉर्प्शन, है ना, एड्जॉर्प्शन से रिलेटेड। सेकंड पार्ट है वो हमारा है कैटालिसिस। क्या है? कैटालिसिस। और जो थर्ड पार्ट है वो है कोलोइडल सॉल्यूशन। तो सबसे बड़ा पार्ट है वो कोलोइडल सॉल्यूशन है और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कोलोइडल सॉल्यूशन है। ठीक है, हाँ जी। और सेकंड पार्ट है हम कैटालिसिस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम एंजाइम वगैरह इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। बायो के स्टूडेंट ऑलरेडी इस चीज को पढ़ चुके हैं। ठीक है, हाँ जी। और ऑल दो नॉन मेडिकल वाले भी इन चीजों के बारे में जानते हैं कि कैटलिस्ट क्या होता है ना, इन सब चीजों के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। बिल्कुल ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। हमारा जो सेकंड पार्ट है बहुत ही बेसिक सा है, दैट इज द कैटालिसिस। कैटालिसिस, तो कैटालिसिस में हम सबसे पहले बात करेंगे कैटलिस्ट की। किसकी बात करेंगे? कैटलिस्ट की, हाँ जी। तो व्हाट इज कैटलिस्ट, आपको पता होगा आई थिंक। कैटलिस्ट क्या होता है सब जानते हैं बिल्कुल। काफी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन में हमने कैटलिस्ट यूज किया है। ठीक है, देयर इज नो डाउट, सबको पता है कैटलिस्ट क्या होता है। मैं बेसिक डिफरेंस आपको बताऊं, कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो किसी रिएक्शन की जो रेट होती है ना, उसको क्या कर देते हैं, अल्टर कर देते हैं, उस रिएक्शन को रेट को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, बट खुद फिजिकली उसमें कोई इन्वॉल्व नहीं होते, है ना। खुद का कंपोजिशन उतना ही बना रहा है। जैसे आपने 10 ग्राम कैटलिस्ट डाला तो रिएक्शन होने के बाद कैटलिस्ट की अमाउंट तो 10 ग्राम ही रहेगी। ठीक है, उसका कंपोजिशन कभी भी चेंज नहीं होता, है ना। बेसिक सी डेफिनेशन है, सब्सटेंस विच कैन अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, विदाउट हैविंग एनी चेंज इन इट्स कंपोजिशन, खुद के कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होगा। जो कैटलिस्ट का खुद का जो कंपोजिशन है, खुद का मास है, खुद की जो स्टेट है, वो कभी चेंज नहीं होती। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट बोलते हैं। बट कैटलिस्ट है वो रिएक्शन की जो रेट है उसको क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। ठीक है, हाँ जी। अब ये कैटलिस्ट ऐसा करता क्या है, मतलब बेसिकली ये जरा अच्छी सी चीज तो आपको केमिकल काइनेटिक्स में समझ में आएगी। ठीक है, हाँ जी। हाँ, बट मैं आपको बताता हूँ कैटलिस्ट आखिरकार करता क्या है, देखो, है ना, एक बार देख लेते हैं। इधर मैं किसी रिएक्शन की एनर्जी को प्लॉट कर रहा हूँ और इधर उसकी प्रोग्रेस को, रिएक्शन प्रोग्रेस को, प्रोग्रेस को। ओके, शाबाश, ठीक है। एनर्जी और रिएक्शन प्रोग्रेस। देखो आपने थर्मोडायनेमिक्स में कम से कम इतना तो पढ़ाई है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ, एंडोथर्मिक का रिएक्शन ग्राफ। जब भी कोई रिएक्शन होती है तो एनर्जी ऑफ एंड रिएक्शन प्रोग्रेस में इस तरह का ग्राफ बनता है। एनर्जी ऑफ रिएक्शन प्रोग्रेस में इस टाइप के ग्राफ बनते हैं। ये आपने पहले पढ़ चुके होंगे आई होप। ठीक है, हाँ जी। थर्मोडायनेमिक्स में ना पहले एनर्जी इंक्रीज होती है, मैक्सिमम तक जाती है, फिर क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, जो मैक्सिमम पॉइंट वाला जो स्टेट होता है वो सबसे अनस्टेबल स्टेट होती है, क्योंकि यहाँ हाई एनर्जी है। तो हाई एनर्जी है तो स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। एक मिनट, मैंने थोड़ा सा सही से नहीं बनाया, ये जीरो से स्टार्ट नहीं होगा। चलो समझ लो, यहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो से नहीं होगा। एनर्जी जीरो नहीं होगी, इस टाइप से होगा। एनर्जी और प्रोग्रेस में ग्राफ है। तो रिएक्टेंट के पास कुछ ना कुछ एनर्जी होती है, वो प्रोडक्ट में जब कन्वर्ट होती है तो अपनी एनर्जी को बढ़ाते हैं और फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से। तो ये होता है एक ट्रांजिशन। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, ये रिएक्टेंट है यहाँ पे बच्चों, ये ट्रांजिशन स्टेट है, ये प्रोडक्ट है। ट्रांजिशन स्टेट बेसिकली क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है। क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है ना। मैं आपको कैसे समझाऊं, जैसे मान लो
चलो कोई और एग्जांपल समझा इस चीज को। इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लो कोई फ्रूट होता है, जैसे मान लो एप्पल है ना। जब एप्पल ग्रो होता है तो शुरू शुरू में क्या होता है, छोटा, बिल्कुल छोटा सा आता है, बिल्कुल एक इंटरमीडिएट फेज आती है उसकी, जिसपे ना तो एप्पल है वो बिल्कुल ऐसे ना तो कच्चा होता है ना ही वो पक्का होता है, ठीक है। बिल्कुल वो एक इंटरमीडिएट फेज होती है उसकी ना। कोई भी चीज जब कन्वर्ट होती है, चाहे वो ह्यूमंस हो कोई भी है नेचर में, हर की एक इंटरमीडिएट फेज होती है। जब किसी ऐसे बीज आते हो आप, ठीक है, सपोज मिल्क से कर्ड बनता है मान लेते हैं, ठीक है, नेचर में जितने भी प्रोसेस होते हैं, तो मिल्क से जब कर्ड बनता है तो एक ट्रांजिशन स्टेट आती है उस टाइम पे, है ना, मतलब एक इंटरमीडिएट फेज आती है। उस पॉइंट पे क्या होता है, ना तो वो मिल्क रहता है और ना ही क्या रहता है, कर्ड रहता है, बिल्कुल ठीक है। तो वो क्या होती है, सबसे अनस्टेबल स्टेट होती है, बिल्कुल, है ना। वैसे ही केमिकल रिएक्शन में जब एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाता है, तो रिएक्टेंट्स है, ठीक है, वो जो प्रोडक्ट में जाती है तो एक ऐसी फेज आती है जिसमें आपका इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है ना, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट आती है, वो सबसे अनस्टेबल होती है, वो किसी चीज को फॉलो नहीं करती, ठीक है। हाँ जी, ज्यादा डिटेल में आपको मैं बताऊंगा उसमें, केमिकल काइनेटिक्स में, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आप पढ़ोगे, ठीक है। तो देखो ये होता है यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है, इसको हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। फिलहाल ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इतना इतना सोच लो, ठीक है। अब देखो रिएक्टेंट है, उसको यहाँ तक जाने में कुछ ना कुछ तो एनर्जी लगी होगी, है ना, इतनी एनर्जी चाहिए ना, इतनी एनर्जी तो चाहिए। रिएक्टेंट को ट्रांजिशन स्टेट बढ़ाने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, तभी तो वहां पे जा पाएगा ट्रांजिशन स्टेट के ऊपर, ठीक है, तभी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो इस एनर्जी को बोलते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। यस, जैसे मान लो एक रिएक्टेंट है ना, यहाँ पे है, अब उसको ट्रांजिशन स्टेट में जाना है, ठीक है, तो उसको एनर्जी चाहिए होगी, है ना, बिल्कुल उसको एनर्जी होनी चाहिए उसके पास। यदि इसके पास एनर्जी है ही नहीं तो वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाएगा ही नहीं, ट्रांजिशन स्टेट नहीं बना सकता, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अब आप यदि एक कैटलिस्ट डाल देते हो, यदि आप कैटलिस्ट डाल दोगे तो कैटलिस्ट क्या कर देगा, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा, ठीक है। हाँ जी, वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा, इस तरह से ग्राफ बना देगा, इस तरह से, ठीक है। फिलहाल आपकी जो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी, है ना, अब बहुत कम एनर्जी चाहिए, बिल्कुल। तो रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी ना, है ना। आप ऐसे समझ लो, एक माउंटेन है, इतना बड़ा माउंटेन है, ये एक बड़ा माउंटेन है, एक छोटा माउंटेन है, यस। आप यहाँ पे हो, बिल्कुल, अब आपको यहाँ पे जाना है, तो सबसे इजी पाथ कौन सा होगा, यदि आप इधर से जाओगे तो आपको 15 डेज लगते हैं, तो इधर से जाओगे आपको 5 डेज में हो जाएगा, ठीक है, तो टाइम कम हो गया ना, बिल्कुल। हाँ, यही होता है, ठीक है। तो आपका जो कैटलिस्ट होता है वो क्या करता है, जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है रिएक्शन की, उसको क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है, ताकि रिएक्शन की जो स्पीड है वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, हाँ। और कैटलिस्ट दो टाइप के होते हैं, एक पॉइजन भी होता है ना, यदि पॉइजन आ जाए तो वो और काम खराब कर देगा, वो क्या कर देगा, और ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ा देगा, ग्राफ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। ये इनहिबिटर है या पॉइजन है, बिल्कुल, है ना। पॉइजन है वो एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देता है, कैटलिस्ट है वो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है, ठीक है। हाँ, तो रिएक्शन फास्ट भी हो जाती है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। तो कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है, और रिएक्शन का जो टाइम है वो कम हो जाता है, ठीक है, जिससे रिएक्शन क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, ठीक है। कैटलिस्ट भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉइजन, मतलब नेगेटिव कैटलिस्ट होता है, वो क्या करता है, टाइम को क्या कर देता है, बढ़ा देता है ना, रिएक्शन की स्पीड वो कम कर देगा, बिल्कुल, है ना। हमारे लिए पॉइजन भी इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए कैटलिस्ट भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों है, देखो पॉइजन क्यों इंपॉर्टेंट है, कई बार कुछ हम मेडिसिन लेते हैं बेसिकली, ठीक है, तो मेडिसिन कही है ना, बायोकेमिकल पाथवे को सम टाइम क्या करती है, पॉइजन की तरह काम करती है, ठीक है। जैसे मान लो ऐसे बी बन रहा है आपकी बॉडी में, और वो 10 सेकंड में बन जाए, तो हो सकता है आपको दिक्कत हो जाए। यदि मुझे 10 सेकंड में लेकर उसको 100 मिनट में बनाना है, तब हम पॉइजन यूज करते हैं ना। हाँ, बायोलॉजी की मतलब सॉरी, बॉडी के अंदर जो बायोलॉजिकल पाथ होते हैं या कोई और पाथ होते हैं, ठीक है, वहां पे कई बार हम स्पीड को कम करना पड़ता है, कई बार ज्यादा करना पड़ता है। तो पॉइजन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और कैटलिस्ट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, बेसिकली कैटलिस्ट स्पीड को कर देगा डिक्रीज और पॉइजन कर देगा कैटलिस्ट कर देगा इंक्रीज और पॉइजन कर देगा डिक्रीज। यस, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है कैटलिस्ट के बारे में। तो हम डिस्कस करते हैं कि कैटालिसिस है वो कितने टाइप की हो सकती है बेसिकली, है ना। तो टाइप्स ऑफ कैटालिसिस डिस्कस करते हैं, बेसिक चीज है यहाँ पे, वो ज्यादा टाइप्स ऑफ कैटालिसिस। तो टाइप ऑफ कैटालिसिस में सबसे पहले है होमोजीनियस कैटालिसिस। होमोजीनियस कैटालिसिस,
एक होमोजीनियस, एक हेट्रोजीनियस। देखो नाम से ही पता चल रहा है, होमो, होमो का मतलब होता है सेम सेम, ठीक है। तो इसमें सेम सेम क्या होगा, फेज की बात कर रहा होगा, और तो क्या सेम हो सकता है, ठीक है। यदि किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट, तीन चीज होती है किसी रिएक्शन में हम बात करें, तो तीनों की यदि सेम फेज हो, इन तीनों की क्या हो, सेम फेज हो, फेज का मतलब सॉलिड लिक्विड गैस, यदि सेम फेज हो रिएक्टेंट की, प्रोडक्ट की और कैटलिस्ट, ठीक है। यदि रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड कैटलिस्ट की सेम फेज हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम होमोजीनियस कैटालिसिस। क्या बोलते हैं उसको हम, होमोजीनियस कैटालिसिस, ठीक है। और यदि डिफरेंट फेज हो जाए, है ना, किसी एक की डिफरेंट हो जाए, है ना, तो उसको बोलते हैं हम हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। क्या बोलते हैं उसको हम, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। पहले तो हम होमोजीनियस कैटालिसिस के एग्जांपल्स देखते हैं, बहुत सारे एग्जांपल है ना, देयर आर सो मेनी एग्जांपल। एक तो एग्जांपल ये है कि जब SO2 गैस की रिएक्शन में O2 से करवाता हूँ, ठीक है, और यदि यहाँ कैटलिस्ट को गैस ले लूं, NO गैस यदि ले लूं, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, 2SO3 बन जाएगा, बिल्कुल ठीक है। ये देखो यहाँ पे रिएक्टेंट गैस, गैस, कैटलिस्ट गैस, प्रोडक्ट भी क्या है, गैस है, सारे गैस है या सारे सॉलिड है या सारे लिक्विड है, सबकी सेम फेज है, तो उसको बोलते हैं हम होमोजीनियस कैटालिसिस, ठीक है। अब यदि यहाँ पे मैं कैटलिस्ट चेंज कर दूं, मान लो यहाँ पे एक कैटलिस्ट और लिया जा सकता है, आपको पता है, आपने 16 ग्रुप पढ़ा है, बिल्कुल है ना, सल्फ्यूरिक एसिड का मैन्युफैक्चरिंग आपने पढ़ा होगा, ठीक है। SO2 को SO3 में चेंज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड भी यूज कर सकते हैं। वेरियम V2O5 ले लें, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड लेना, ये सॉलिड फेज में होता है ना, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड क्या हो गया, सॉलिड में हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो सारे एक फेज में नहीं है, कैटलिस्ट की जो फेज है वो डिफरेंट होगी, इसको हम बोलेंगे हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। क्या बोलते हैं हम इसको, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। हेट्रोजीनियस के और भी एग्जांपल हम डिस्कस करें, जैसे हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल लिक्विड होता है, प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, और यहाँ निकल होता है कैटलिस्ट, यस, तो क्या बनेगा, वेजिटेबल घी बनेगा, बिल्कुल ओके। तो आप देख सकते हो ये लिक्विड में हो गया, ये गैस में हो गया, कैटलिस्ट सॉलिड में हो गया, ठीक है। तो ये क्या होगी, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस हो गई, है ना। बहुत सारे और भी एग्जांपल है, लाइक N2 गैस प्लस 3S2, हेबर्स प्रोसेस, हेबर्स प्रोसेस में रिएक्टेंट मैंने ले लिया गैस में, कैटलिस्ट है सॉलिड में होता है ना, आयरन या आयरन का ऑक्साइड, तो बनता है 2NH3 गैस, अमोनिया बन गया। आप देख सकते हो रिएक्टेंट गैस में है, प्रोडक्ट गैस में है, बट कैटलिस्ट क्या है, सॉलिड में है, ठीक है। तो एक की भी फेज यदि अलग हो, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, ठीक है। तो आप एनसीईआरटी से या नोट से, है ना, बेसिकली आप एनसीईआरटी जरूर पढ़े, मैं बोलता हूँ ना, हाँ जी, तो एनसीईआरटी से होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस कैटालिसिस को अच्छे से पढ़ के आओगे, इनके एग्जांपल्स को करके आओगे, और जितना भी मैंने पढ़ा दिया है आज, आइसोथर्म्स जो पढ़ाए थे उनको भी आप एक बार अच्छे से देख के आओगे। नेक्स्ट क्लास हम डिस्कस करेंगे ऑटो कैटालिसिस, प्रोमोटर्स, पॉइजन्स और एंजाइम्स के बारे में, और थ्योरी ऑफ कैटालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ जी, ओके, थैंक यू, सी यू सून।